प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर, LLB सेकेंड ईयर, पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि की चर्चा शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने अपने टॉपिक प्रशासनिक विधि की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा शुरू की थी। डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसी क्रम में हम अपनी क्लास में आज आगे पढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डाइसी ने किस प्रकार से प्रशासनिक विधि को परिभाषित किया है। बड़े ध्यान से और आप सुनना और समझना इस बात को। डाइसी के अनुसार प्रशासनिक विधि राष्ट्र की विधिक प्रणाली के उस भाग से संबंधित है जो राज्य के सभी अधिकारियों की विधिक स्थिति यानी कि लीगल स्टेटस या दायित्व निर्धारित करती है, जो निजी व्यक्तियों के अधिकार व दायित्वों को लोक अधिकारियों के साथ व्यवहार करने में निश्चित करती है तथा वह प्रक्रिया निर्धारित करती है जिसके द्वारा इन अधिकार और कर्तव्यों को लागू किया जाएगा। परिभाषा को एक बार पढ़ने से हमें समझ में नहीं आएगा, हम धीरे धीरे इस डाइसी की परिभाषा का एनालिसिस करेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रशासनिक विधि राष्ट्र के विधिक प्रणाली के उस भाग से संबंधित है, यानी कि कोई भी राष्ट्र है और राष्ट्र उस नेशनल का लीगल सिस्टम और उस लीगल सिस्टम को पूरा नहीं हमें पढ़ना है, उस लीगल सिस्टम के केवल उस भाग से संबंधित है। यानी कि किसी भी राष्ट्र का कोई एक लीगल सिस्टम है और उस लीगल सिस्टम का केवल वह भाग जो प्रशासनिक अधिकारियों की विधिक स्थिति और दायित्वों को निर्धारित करती है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका लीगल स्टेटस और उनकी लायबिलिटी जो दायित्व है उनको निर्धारित करती है, एक भाग। दूसरा, जो निजी व्यक्तियों के अधिकार व दायित्वों को, यानी कि हम आम जनता जो हैं उन व्यक्तियों के अधिकारों व दायित्वों को लोक अधिकारियों यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उनके साथ किस प्रकार से ट्रांजैक्शन होएगा, किस प्रकार से व्यवहार होएगा, उसको निर्धारित करती है तथा वह प्रक्रिया व प्रोसीजर निर्धारित करती है जिसके द्वारा इन अधिकार और दायित्वों को लागू किया जाएगा। फिर से समझिए, डाइसी क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र का एक लीगल सिस्टम है, हमें उस पूरे लीगल सिस्टम से कोई बात नहीं करनी, हम उस लीगल सिस्टम के उस भाग से को सिर्फ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित है। और उस भाग में कौन कौन संबंधित है? उस राज्य के अधिकारियों की विधिक स्थिति और दायित्व, एक बात, निजी व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व, लोक अधिकारियों के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया और उन अधिकार और दायित्वों को लागू किया किस प्रकार से जाएगा, यह हमें डाइसी बताता है। डाइसी की परिभाषा जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की दी है उसकी कुछ विद्वानों द्वारा आलोचना करते हुए बताया गया कि इसमें अनेक प्रकार के प्रशासनिक निकायों को अपनी परिभाषा से अपवर्जित कर दिया है। यानी कि डाइसी ने प्रशासनिक विधि को परिभाषित करते समय प्रशासनिक निकायों को सम्मिलित नहीं किया, एक बात। दूसरा, राज्य के पदाधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे वह किस प्रोसीजर को एडॉप्ट करेंगे उसे इसने शामिल नहीं किया। इसने विभिन्न कार्यों व शक्तियों को शामिल नहीं किया। और नियंत्रण यानी कि इन प्रशासनिक अधिकारियों पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, यानी कि संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण या किसी अन्य प्रकार का नियंत्रण, इन पर किस प्रकार से नियंत्रित स्थापित किया जाएगा, इसके बारे में इसने कहीं पर चर्चा नहीं की है। तो मुख्य रूप से इन कमजोरियों को लोग अनेक विद्वानों के द्वारा बताया गया। अब हम डेविस की परिभाषा, उसने किस प्रकार से प्रशासनिक विधि को परिभाषित किया है उसकी ओर चर्चा करते हैं। डेविस के अनुसार प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासनिक अभिकरणों की शक्ति एवं प्रक्रियाओं से और उसमें भी विशेषतः प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू को विनिश्चित करने वाली विधि सम्मिलित है, किंतु इसमें इन अभिकरणों द्वारा निर्मित सब्सटेंटिव लॉ अधिष्ठायी विधि शामिल नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, दोबारा से समझिए इस डाइसी को। प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासनिक अभिकरणों की शक्ति और प्रक्रियाओं से, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है उन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की पावर एंड प्रोसीजर, यानी कि ऊपर की परिभाषा में जिन बातों की आलोचना की गई उनको
डेविस ने अपनी परिभाषा में सम्मिलित करने का प्रयास किया। यानी कि हमने ऊपर देखा था कि विभिन्न प्रकार के कार्यों और शक्तियों को शामिल नहीं किया, तो यहाँ पर क्या कर रहा है डेविस, प्रशासनिक विधि में प्रशासनिक अभिकरण, हमने ऊपर क्या परिभाषा में देखा था कि अनेक प्रकार के प्रशासनिक निकायों को अपवर्जित कर दिया है। यानी कि डाइसी ने अपनी परिभाषा में जिनको शामिल नहीं किया, इसने पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को लिया, उस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की पावर और प्रोसीजर, और ऊपर हमने बात की थी कि किसी प्रकार के नियंत्रण की बात नहीं है। डाइसी की परिभाषा में हमने क्या देखा था कि चाहे वो संसदीय नियंत्रण हो या न्यायिक नियंत्रण हो, लेकिन डेविस अपनी परिभाषा में क्या कह रहा है कि विशेषतः प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक पूर्णावलोकन को विनिश्चित करने वाली विधि सम्मिलित है। यानी कि इन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनके जुडिशियल रिव्यू को इसमें शामिल किया है। यानी कि यहाँ पर न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल की बात की गई है, जो ऊपर की परिभाषा में लोप हो गया था। डाइसी ने जहां उसका उल्लेख नहीं किया था, डेविस ने उनका उल्लेख किया है। लेकिन प्रशासनिक एजेंसीज के द्वारा किए गए कार्यों के जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा जो सब्सटेंटिव लॉ बनाया जाएगा वह इस प्रशासनिक विधि में शामिल नहीं है। तो डेविस की परिभाषा क्या कहती है, प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासनिक अभिकरणों की शक्ति एवं प्रक्रियाओं और इसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों के न्यायिक पूर्णावलोकन को सम्मिलित करने वाली विधि, लेकिन इनके द्वारा निर्मित सब्सटेंटिव लॉ इसमें शामिल नहीं है। डेविस की परिभाषा की आलोचना किन आधारों पर की गई कि डेविस की परिभाषा प्रशासनिक कार्यों पर केवल न्यायिक नियंत्रण पर बल देती है। देखिए, पहले हमने बात की थी डाइसी की, जहां पर आया कि साहब कोई प्रकार का कंट्रोल है ही नहीं, संसदीय, न्यायिक या लोकपाल, इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। डेविस ने अपनी परिभाषा में नियंत्रण की बात की और केवल न्यायिक नियंत्रण की बात की, तो यहाँ आलोचकों ने कहा कि इसने, यानी कि डेविस ने केवल प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण पर बल देता है। अन्य नियंत्रक तत्व जैसे प्रत्यायोजित विधान, संसदीय नियंत्रण, प्रशासनिक अपीलों द्वारा नियंत्रण, लोकपाल जैसी संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण, इन सब को नजरअंदाज कर दिया है। अर्थात यहाँ पर नियंत्रण की बात तो की गई, लेकिन केवल और केवल न्यायिक नियंत्रण की बात की गई है, जबकि डाइसी की परिभाषा में किसी प्रकार के नियंत्रण की बात थी ही नहीं। फिर डेविस की परिभाषा की आलोचना करने वाले कहते हैं कि इन्होंने नियमों के निर्माण की प्रक्रिया को तो शामिल करते हैं कि इनकी नियम किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी बनाएंगे, लेकिन इनके नियमों के परिवर्तन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं बताई गई है। यानी कि किस प्रकार से उन नियमों को इन्फोर्स किया जाएगा वह बात यहाँ पर उल्लेखित करना रह गई है। अब हम परिभाषा के अगले चरण में सर आइवर जेनिंग्स की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं। वो प्रशासनिक विधि को किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं। उनके अनुसार प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है जिसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। 3 चीज़ों का ही यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज। तो बड़ी ही सरल तरीके से आप परिभाषा को कैसे याद कर सकते हैं कि आइवर जेनिंग्स के अनुसार प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है जिसमें ओपीडी का निर्धारण किया जाता है। बड़ी मतलब फेमस हमें याद है, हम चाहते हैं कि ओपीडी हम बात करते हैं। यहाँ पर ओपीडी का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज। प्रशासनिक प्राधिकारियों के ओपीडी का निर्धारण करता है, यानी कि उनके गठन, शक्तियों व कर्तव्यों का उल्लेख करता है। ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के ओपीडी का निर्धारण किया जाता है, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज का निर्धारण किया जाता है। अब लास्ट में हम प्रशासनिक विधि की परिभाषा में इंडियन अप्रोच एमपी जैन की परिभाषा का विश्लेषण करेंगे। एमपी जैन के अनुसार प्रशासनिक विधि का किस प्रकार से विश्लेषण किया गया है। प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासन के अंगों की संरचना, शक्तियां और कार्यों से।
उनकी शक्तियों की सीमाओं से, उन रीति एवं प्रक्रियाओं से जिसका अनुसरण प्रशासनिक कार्यों व शक्तियों का प्रयोग करते समय किया जाता है, उन रीतियों से जिनसे उनकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, जिनमें व्यक्तियों को उनके अधिकारों के उल्लंघन होने पर प्रशासनिक व अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त विधिक उपचार भी शामिल है। यानी कि एनपी जैन ने सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करते हुए जो कमियां थी उन सब को दूर करते हुए एक अच्छी तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। क्या कहता है कि प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासन के अंगों की संरचना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, शक्तियां, पावर्स, कार्य, फंक्शंस, उन शक्तियों की सीमाओं यानी कि लिमिटेशन भी बता दी है कि प्रशासनिक अधिकारी के जो शक्तियां होंगी उन शक्तियों की सीमाएं क्या होगी, उन रीतियों व प्रक्रियाओं यानी कि मेथड एंड प्रोसीजर, प्रशासनिक अधिकारी जब अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो उस शक्तियों का प्रयोग करते समय वह किस मेथड एंड प्रोसीजर को एडॉप्ट करेगा उसका भी उल्लेख कर दिया। प्रशासनिक कार्यों व शक्तियों का प्रयोग करते समय उसके द्वारा किन रीतियों का प्रयोग किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन शक्तियों को नियंत्रित कैसे किया जाएगा। देखिए डाइसी डेविस, इन दोनों की परिभाषा में हमने देखा कि डाइसी ने किसी प्रकार के कंट्रोल की बात नहीं की है, डेविस ने बात की तो जुडिशियल कंट्रोल की बात की है। एमपी जैन साहब ने क्या कह रहे हैं, वह सिर्फ सीधा कौन सा ला रहे हैं, उन शक्तियों को नियंत्रित कैसे किया जाएगा, यानी कि एक कंट्रोल शब्द में का प्रयोग कर कर उन्होंने पीछे की परिभाषाओं की सारी कमियों को पूरा कर दिया। क्योंकि पहले की परिभाषा में क्या दिक्कत आई थी कि उन्होंने साहब डाइसी ने किसी प्रकार के कंट्रोल की बात की ही नहीं है। फिर कहता है कि डेविस ने बात की है तो साहब केवल जुडिशियल कंट्रोल की बात की है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी हो सकता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा भी हो सकता है, लोकपाल की संस्था के द्वारा भी हो सकता है। तो इन्होंने नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया जिसमें सभी प्रकार के नियंत्रण क्या हो गए हैं, शामिल हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में इन्होंने जो बात कही, व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन होने पर, यानी कि इन सब के चलते हुए भी अगर आम व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना होती है, किनसे, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए किसी कृत्य से अगर व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनके विरुद्ध विधिक उपचार, लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल है। यहाँ पर लीगल रेमेडीज से मतलब क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के रिटों की चर्चा की जा रही है। जिस प्रकार का कृत्य होगा, हम बात कर चुके हैं, बंदी प्रत्यक्षकरण, अधिकार रक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये जो विभिन्न प्रकार की रिटें हैं, यानी इनके जरिए क्या होगा, रेमेडीज अवेलेबल करवाई जाएगी। किन्हें, आम व्यक्ति को। किससे, जब किसी प्रशासनिक अधिकारी के कृत्य से उसके विधिक अधिकारों की अवहेलना होती है तो उसको लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल कराई जाती है। इस प्रकार से एमपी जैन ने अपनी परिभाषा को सम्मिलित किया। तो आज के टॉपिक में हमने प्रशासनिक विधि को अलग अलग विद्वानों के द्वारा किस प्रकार से परिभाषित किया है उसकी चर्चा की है। हम इसके ई कंटेंट आपको अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू।